जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अलग सिविल सेवा संस्था दिल्ली में। देखिए दोस्तों, हम लोग जो अभी लुसेंट का ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं उसमें जो है ये आपका 12 पार्ट होगा। ये 12वां पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 11 पार्ट कर चुका है। देखिए हिस्ट्री 11 पार्ट इसलिए है कि हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लाते हैं, आधा घंटा का वीडियो लाते हैं। तो हिस्ट्री का ये 12वां पार्ट होगा। इसके जस्ट बाद आपको इसका 13वां पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वो 11 पार्ट नहीं देखें तो पहले जाकर के इस 11 पार्ट को देख लीजिए, और आज जो ये होगा ये 12वां पार्ट होगा। इसके जस्ट आगे हम लोग 13वां पार्ट तुरंत लेके आएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे खिलजी वंश से। इससे पहले जो है जो भी चीज़ें हैं खिलजी वंश से लुसेंट में हिस्ट्री का शुरू से जैसे प्रागैतिहासिक काल से है, तो शुरू से लेकर के पेज 1 से लेकर के और यहाँ तक हो चुका है। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे खिलजी वंश आज हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल आइकन जो है उसे दबा लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ से जाके भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ जो है हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो है आपको बता दिया जाता है। ये जो है अभी लुसेंट का तो ये सब्जेक्टिव है, लेकिन ये मोटा वाला जो बुक होता है ऑब्जेक्टिव का, उसका हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जितना सारा सब्जेक्ट है मैं वो हर एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ खिलजी वंश से देखेंगे। इससे पहले जो है जो भी चीज़ें हैं वो आपको मतलब प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। जैसे गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कौमुर्स था, ये यहाँ तक कंप्लीट है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ खिलजी वंश से। चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। देखिए यहाँ जो एक चीज़ें लिखी हुई है कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद कहने का यहाँ अर्थ है कि अलाउद्दीन खिलजी ही भतीजा भी था और दामाद भी था, जिनकी शादी मतलब उनकी अपनी बेटी से जलालुद्दीन की खिलजी की जो बेटी थी उनसे अलाउद्दीन का शादी हुआ था। तो इस तरह से दामाद हो गया और भतीजा भी था। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ जो है, हाँ अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। देखिए यहाँ हाईलाइट करके कुछ दिया गया है, इसे भी हम लोग देख लेंगे इस हाईलाइट में। यहाँ से अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली ब्रैकेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तथा दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्हें तूतिए हिंद अर्थात ब्रैकेट में भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आगे क्या है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स ब्रैकेट में लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया।
इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतूहसलातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजीर ब्रैकेट में नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। एक चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और दो गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेग और तारताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कवक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ब्रैकेट में एक अच्छी चीज़ें दी हुई है, जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा, सहना ए मंडी, यह प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या रहा है। नेक्स्ट है, बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसके बाद देखेंगे अब तुगलक वंश को। खिलजी वंश के बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश का जो समय दिया हुआ है। देखिए 1320 से 1398 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 1398 ये गलत होगा, 1414 ईस्वी होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो आप देखेंगे तो प्रत्येक मतलब जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हाईलाइट किया गया है, लाइनिंग किया गया है, या किसी न किसी तरह से इंडिकेशन किया गया है, सर्कल किया गया है। ये जो है इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। ये 10 साल का जो भी एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी हो गया, आपका एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सभी कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद देखा गया, फिर जो है इस तरह का इस नोट्स को बनाया गया है। तो आप लोगों के लिए इसको इतना सिंपल तरीके से लाया जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तुगलक वंश देखेंगे यहाँ से हम लोग। तुगलक वंश का काल क्या है? 1320 से 1414 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 5 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा ब्रैकेट में फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ अनीअर्स की संज्ञा दी है। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय सट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य
विजयनगर की स्थापना की। यहाँ तुगलक वंश के क्रम में यहाँ बगल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं हाईलाइट करके दिया गया है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी। दूसरा, राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 1327 ईस्वी में। 3 है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। और चौथा है खुरासन एवं कराचील का अभियान। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से इसको एक बार फिर से देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे हरिहर एवं बुक्का के बारे में बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। एक बार इसे फिर से देखेंगे। देखिए ये थोड़ा जो है अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के आप लोग को सुना दे रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन गुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी में को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी गई। इसे एक बार फिर से देख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज ब्रैकेट में लगान, खुम्स मतलब युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। ये जो कर दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे फिर से देखेंगे। कह रहा है कि ये स्वराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज मतलब लगान, खुम्स मतलब युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली ब्रैकेट में फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजावाद, टोपरा गांव एवं मेरठ के
मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार फिर से देखें। कह रहा है कि इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। नेक्स्ट है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे, इसने का अर्थ है यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। एक बार इसे फिर से देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज शाह तुगलक काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। एक बार जो है बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। एक बार इसे फिर से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार भी लगा हुआ है। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय ही मलिक कुसर्रक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके आगे अब हम लोग जो हैं सैयद वंश को देखेंगे। सैयद वंश के क्रम में सैयद वंश का जो काल है वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी है। चलिए देख लेते हैं सैयद वंश को। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नेक्स्ट है, इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेज
भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद रसहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अब इसके आगे देखेंगे लोदी वंश। लोदी वंश को देखेंगे। लोदी वंश का काल है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक बार सिकंदर लोदी के बारे में जो एक कुकृत्य है, इतना जघन्य कुकृत्य, इसको फिर से देख लेंगे। यहाँ से गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर, मतलब सिकंदर लोदी के आदेश पर, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ऐसे भी नालायक राजा हुए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। यहाँ सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को देखेंगे कि सल्तनत काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार थी।
केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी के शासन काल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग देख लेते हैं। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। 6 सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। 7 काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 8 बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। 9 वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। 10 दीवान ए खैरात दान विभाग। 11 दीवान ए बंदगान दास विभाग और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग होता था। ये यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब विभाग, कौन सा विभाग जो है बनाने वाला सुल्तान कौन था, तो ये चीज़ देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। दीवान ए मुस्तखराज बीत विभाग जो है बनाने वाला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए मुस्तखराज बीत विभाग को बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान ए इस्तिहाक जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सीकों मतलब ब्रैकेट में जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था थी इस प्रकार थी, इसे भी देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। उस्र मुसलमानों के लिए से लिया जाने वाला भूमि उस्र होता था। उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र होता था। खराज कर कौन सा होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज होता था। याद रखेंगे, इसे आप लोग भूलेंगे। नेक्स्ट है जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर ब्रैकेट में संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया होता था। यहाँ नोट में कुछ दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। खम्स क्या होता था? यह लूटे हुए धन या खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। यहाँ है नेक्स्ट, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की उपाधि अस्थाई सेना को
खास खेल नाम दिया गया था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। यहाँ चलिए, यहाँ जो है सेना के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई। 10 अश्वारोही को एक सर एक खेल बोलते हैं। 10 सर एक खेल, एक सिप सालार होता था। 10 सिप सालार एक अमीर होता था। 10 अमीर एक मलिक और 10 मलिक एक खान होता था। यहाँ अब नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा समाप्त करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सर्कल किया गया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ये जो है कुछ प्रसिद्ध स्थल के बारे में बताया गया है, स्थान है, और ये प्रसिद्धि के कारण है। क्यों प्रसिद्ध है? सरस्वती, अच्छी किस्म के चावल के लिए सरस्वती प्रसिद्ध था। अनहीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थस्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। और बनारस सोने, चांदी व जरी काम के लिए। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये जो है लगभग 37 मिनट का वीडियो हो चुका है। वीडियो लंबा ना हो। विजयनगर साम्राज्य हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ये जो है आपका 12वां पार्ट था। अब इसके जस्ट बाद आपको 13वां पार्ट देखने को मिलेगा। आप लोग अभी 12वां पार्ट देखे हैं, इससे पहले 11 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप लोग एक बार 11 पार्ट तक देख लीजिए। 13वां पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य से देखेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं, लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, आपको उस नाम से मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं, या चैनल पर जा करके आपको पूरा लुसेंट मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।